एक लड़का 20 साल स्कूल जाने के बाद एक 10,000 की नौकरी के लिए दर बदर भटकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जिसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। वो आज YouTube पर छोटे छोटे वीडियो डालकर लाखों रुपए महीना कमाती है। एक तरफ आप हो जो अपने काम के लिए दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, एक छोटे से काम में आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको सेटिस्फाई नहीं मिलती है। आप सोचते हो कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन आपका काम वो नहीं देता जो आपने सोचा था। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि कमी आपके अंदर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर है? एक ऐसा सिस्टम जो किसान के बेटे को किसान बनाता है, मजदूर के बेटे को मजदूर बनाता है और दुकान पर बैठने वाले के बेटे को हमेशा दुकान पर ही बिठाए रखता है। हम हमेशा से देखते आए हैं कि अगर दादा ने कुछ बड़ा काम किया है तो उसका बिल पोते के नाम पर पड़ा जाएगा। मतलब कि अगर दादा ने घर, कार, मकान वगैरह खरीदा है तो उसका कर्जा चुकाते चुकाते पोते की आधी जिंदगी हो जाएगी। तो क्या आप सब तैयार हो एक ऐसे राज से पर्दा उठाने के लिए जिसने एक स्टूडेंट से लेकर एक बिजनेसमैन और यहाँ तक कि भारत के हर मिडिल क्लास आदमी को घेर के रखा है? 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। रोटी, कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा श्मशान। पराधीन सपना होना ही। इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आ रही है। तो यह एक ऐसी ट्रेन है जिसमें टिकट तो हमारे सपनों से कटता है, लेकिन जो मंजिल होती है ना, वो हमारे बाप दादाओं की अधूरी जिंदगानी से तय होती है। आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले जिंदगी एक ब्रूटल सर्वाइवल गेम थी। ना कोई आराम और ना ही कोई सिस्टम। हर तरफ सिर्फ एक ही रूटीन था, खाना ढूंढो, शिकार करो और फिर गुफा में छुप जाओ। इंसान एक ऐसी मशीन बन गया था जो बस जिंदा रहने के लिए बनी थी। हर दिन सेम चीजें रिपीट होती थी क्योंकि नेचर का एक ही रूल था, सर्वाइव करो या मर जाओ। और यही था हमारी प्रजाति का पहला ट्रैप, एक कभी ना दिखने वाली जेल जिसमें जिंदगी का सिर्फ यही मतलब था कि कल तक कैसे जिंदा पहुंचा जाए। इंसान जंगल में रहता था तब वो आजाद था, जब चाहे जहां चाहे जा सकता था। कभी पेड़ से फल तोड़ता तो कभी शिकार करता और जब थक जाता तो किसी गुफा में जाकर सो जाता। ना कोई बोझ था और ना ही कोई रूल, लेकिन फिर एक बदलाव ने पूरी कहानी को पलट दिया। जंगल में काफी साल भटकने के बाद आदि मानव अब थोड़ा समझदार हो चुका था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक जगह रुककर खेती की जाए, और वहीं से शुरू हुआ एक नया जाल। अब भटकते हुए आदि मानव ने जंगल को छोड़कर एक जगह रुकने का फैसला किया। उन्होंने वहां घर बनाए, जमीन पर हल चलाए और खेती करना शुरू किया। लेकिन सबके पास बराबर जमीन नहीं थी। कुछ लोगों ने चालाकी से थोड़ी ज्यादा जमीन ले ली तो कुछ कम नॉलेज और रिसोर्स न होने के कारण पीछे रह गए। जिनके पास ज्यादा दिमाग और ज्यादा ताकत थी उन्होंने अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया, और जिनके पास कम दिमाग और कम ताकत थी उन्होंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो किंग लोग थे। उन्होंने कम ताकत वाले लोगों से कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, बदले में हम तुम्हें अनाज खाने को देंगे। अनाज के लिए उन लोगों ने बड़े लोगों के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, पर वक्त के साथ अनाज कम, काम ज्यादा होने लगा और यही से पहला बंटवारा शुरू हुआ। कुछ लोग मालिक बन गए तो कुछ लोग मजदूर। जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने नए रूल्स बनाए। उनका कहना था कि ये जमीन मेरी है तो ये जमीन आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को ही मिलेगी। और फिर वहां से एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ, जैसा जन्म वैसा काम। अगर कोई मजदूर के घर पैदा हुआ कभी भी किंग नहीं बन सकता था, और जो किंग के घर पैदा हुआ उसके पास बिना काम किए भी सब कुछ होता था। मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत के बदले उनके हाथ सिर्फ थकान और उससे ज्यादा मेहनत ही मिल रही थी। काफी पीढ़ियां बीतने के बाद भी मजदूर सिर्फ मजदूरी ही कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मजदूर उठे। उनकी आंखों में गुस्सा था और हाथों में मिट्टी, खून और मेहनत की लकीरें थी। उन्होंने चीख कर सिस्टम से कहा,
बस अब और नहीं, हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। सिर्फ कुछ लोग ही मालिक क्यों हैं? क्या हम सब इंसान नहीं हैं? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक चिंगारी थी जो पूरे सिस्टम को जला सकती थी। फिर सिस्टम ने सोचा अगर इनके हाथ बांध दिए तो ये एक दिन हाथ तोड़कर आज़ादी मांगेंगे, लेकिन अगर इनका दिमाग बांध दिया जाए तो ये कभी आज़ादी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और यहीं से एक नया जाल बुना गया, एक ऐसा जाल जो ना तो लोहे का था और ना ही रस्सी का, पर उसने लोगों के दिमाग, उनकी सोच और उनके फैसलों तक को भी बांध दिया था। जब पूरा जाल पूरी तरह से बन चुका था, तब सिस्टम ने चुप्पी तोड़कर गुस्सैल मजदूरों से कहा, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तुम मजदूर हो क्योंकि जन्मों पहले तुमने पाप किए होंगे। ये जो सिस्टम है इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसे ऊपर वाले ने बनाया है। आज तुम मेहनत करो, कल या अगले जन्म में तुम्हें राजा की गद्दी मिलेगी। ऐसा कहकर उन मजदूरों के दिमाग को काबू में कर लिया गया। अगर किसी ने सिस्टम पर सवाल उठाया तो उनसे बोला गया, तुम मर्यादा के खिलाफ जा रहे हो, तुझे जाति से बाहर कर दिया जाएगा। धीरे धीरे मजबूर लोग अपने इष्ट पर विश्वास करते करते सिस्टम के बनाए हुए रिवाजों में फंस गए। जो ऊपर वाला लोगों की मुक्ति के लिए होता था उसका नाम लेकर उन्हीं मजबूर लोगों को बंधन में डाल दिया गया। इन सब की शुरुआत सोच और विश्वास के जाल से हुई थी, पर जैसे जैसे समय बदलता गया ये जाल और भी गहरा होता गया, क्योंकि अब दुनिया के हाथों में एक नई ताकत लग चुकी थी। एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अर्ली 70s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब मशीनों ने इंसानों को फैक्ट्री में जकड़ लिया। धुआं और गर्मी में लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चे भी मजदूर बन गए थे। ये ट्रैप इतना गहरा था कि इंसान खुद एक मशीन बनकर रह गया। ना थकान का हिसाब था, ना ही सुकून का। 2025 आते आते ये ट्रैप और शक्तिशाली हो गया। अब मशीन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। हम डिजिटल जमाने के बंधन में फंस चुके हैं। आज सिर्फ काम का दबाव नहीं है, बल्कि हर कॉल, हर मैसेज का जवाब देना भी एक जिम्मेदारी बन गया है। आधे दिन रील देखते हैं, घंटों स्क्रॉल करते हैं, फोन के छोटे स्क्रीन में उलझे रहते हैं। जहाँ पहले आदि मानव अपनी रोजी रोटी के लिए भागता था, वही आज हम अपनी छोटी सी स्क्रीन के आगे उलझे हैं। और सबसे बड़ा सच, जनरेशन ट्रैप कोई नया खतरा नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही था। बस समय के साथ इसके प्रकार बदलते रहे हैं। अब आप सब अपनी जगह से उठकर अपने आसपास देखो। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी वही जिंदगी जी रहे हो जो कभी आपके आसपास के लोग जी रहे थे? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री, जॉब, शादी, घर, बच्चे, EMI, रिटायरमेंट एंड देन इसी चक्री में तुम 30 के हो जाते हो, और जब 50 के होने लगते हो तब तक तुम सारे सपने छोड़ देते हो। और जब जिंदगी थोड़ा बहुत समझ आती है तब तक तुम रिटायरमेंट की टेंशन लेने लगते हो, और फिर सब कुछ जिंदगी में खत्म हो चुका होता है। फिर तुम आखिर में सोचते हो क्या यही जिंदगी है, क्या यही सब कुछ होता है? लेकिन नहीं, ये जनरेशन ट्रैप एक कभी ना दिखने वाली जेल है, क्योंकि यहाँ अगर तुम कोई डिसीजन लेते हो तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन असल में वो होता किसी और का ही है। अब जरा सोचो, क्या तुमने अपनी मर्जी से स्कूल को चुना था? क्या कॉलेज तुम्हारा पैशन था? क्या जॉब तुम्हारी चॉइस थी? क्या शादी का वक्त तुमने डिसाइड किया था? क्या EMI से बाइक, कार और घर लेने का तुम्हारा सपना था? अगर नहीं तो तुम भी इसी जनरेशन ट्रैप में फंसे हो। अगर एक रिपोर्ट की माने तो भारत देश में हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ पास आउट होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनमें से 12 लाख स्टूडेंट को कोई जॉब नहीं मिलती, वो बेरोजगार रह जाते हैं। मतलब डिग्री तो मिलती है लेकिन करियर नहीं। अगर असल में देखें तो हमारे यहाँ इंजीनियर कॉलेज ने एक फैक्ट्री का रूप ले लिया है, जिसमें से हर साल नए ग्रेजुएट निकलते हैं जिनके पास ना स्किल होती है, ना गारंटी और ना ही सही दिशा। 4 साल तक पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग लगा देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, खूब कमाएगा और घर संभालेगा। लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो वही इंजीनियर या तो स्विगी में डिलीवरी बॉय बनता है या किसी कोचिंग में 5000 की नौकरी करता है। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया।
अगर कोई इंजीनियर ये काम कर रहा है, ये देखकर सिस्टम बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक माँ बाप के लिए वो सपना होता है जो हर बार ये सिस्टम तोड़ देता है। ये सब कुछ सिर्फ कॉलेज से शुरू नहीं होता है, बल्कि 1960 में नासा के डॉक्टर जियोज लैंड ने 5 साल के छोटे करीब 1600 बच्चों पर रिसर्च करी थी। इस रिसर्च का मकसद ये जानना था कि क्या बच्चों में शुरू से क्रिएटिविटी होती है या फिर जब वो बड़े होते हैं तब क्रिएटिविटी उनमें विकसित होती है। लेकिन जब 5 साल के 1600 बच्चों पर रिसर्च करी गई तो उनकी क्रिएटिविटी का लेवल 98% था, यानी कि 1600 में से 1568 बच्चे क्रिएटिव जीनियस थे। वही बच्चे जब 10 साल के हुए तो उनकी क्रिएटिविटी का लेवल घटकर 30% रह गया, यानी कि 480 ही रह गया। जब वो बच्चे 15 साल के हुए तो 1600 बच्चों में से ये संख्या घटकर सिर्फ 192 रह गई। तब नासा ने अंतिम बार 1968 में करीब 2,80,000 ऐसे लड़कों पर रिसर्च करी जो एडल्ट थे, और नतीजे ने सारी दुनिया के होश उड़ा दिए, क्योंकि उन एडल्ट में बस 2% लड़के ही क्रिएटिव थे, यानी कि 2,80,000 में से बस 5,600 लड़के। यही से एक बात साफ हो जाती है कि जब हम पैदा होते हैं तब हम सभी के अंदर एक क्रिएटिव जीनियस छुपा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब सिस्टम हमारे दिमाग में इतना कुछ भर देता है कि हमारी सोच और क्रिएटिविटी मरने लगती है। अगर हम सब वही करेंगे जो पिछली पीढ़ी ने किया तो हम सब भी वही पहुंचेंगे जहां सिर्फ समझौते होते हैं, सपने नहीं। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो आने वाले हैं। जय श्री महाकाल।